हेलो फ्रेंड्स। ओवरऑल मार्केट काफ़ी डरा हुआ है, सहमा हुआ है। हाँ, इन बिटवीन रैलीज आ जाती है और हमें लगता है कि चलो यहाँ से कुछ आगे बढ़ेंगे, लेकिन वापस एक बड़ी सेलिंग आ जाती है। और यही हो रहा है पिछले 2.5 महीने से। और यहाँ अभी भी वैसे ही चल रहा है, क्योंकि इन बिटवीन कुछ रैली आने के कारण यही होता है कि एक शॉर्ट कवरिंग आता है। लेकिन जब यूएस और स्ट्रांगर होता है, जब ट्रम्प साहब के और बयान आने लगते हैं, तब वापस मार्केट गिरने लगता है। और अनप्रिडिक्टेबल है, ट्रम्प साहब हमारे कुछ भी बोल देते हैं। और अभी एक कुछ-कुछ अच्छी बातें भी बोलते हैं, जैसे कल बात की कि भई रशिया यूक्रेन को क्राइसिस को खत्म होना चाहिए, और ये अगर खत्म होगा तो बेटर है पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। और सबसे ज़्यादा उनको क्रूड ऑयल नीचे रखना है, कुछ भी हो के क्रूड ऑयल नीचे रखना है, क्योंकि अगर क्रूड नीचे रहेगा तभी इन्फ्लेशन डाउन आएगा उनकी कंट्री में। और उनके कंट्री में अगर इन्फ्लेशन डाउन नहीं आया तो भई इंटरेस्ट रेट कट कैसे होंगे? क्योंकि कल ही एक दूसरे इकोनॉमिस्ट ने बड़ा बयान दिया कि जो यूएस इकोनॉमी है वो बहुत ही, यूएस मार्केट है वो बहुत ही आगे बढ़ चुका है, और वैल्यूएशन काफ़ी हाई है। और बेसिकली इन्फ्लेशन नीचे आने के आसार दिख नहीं रहे हैं, और जिसके वजह से ये साल इतना अच्छा नहीं रहेगा यूएस का। और बोल रहे हैं कि भई बहुत ही ज़्यादा, यानी अब जो रिज़ल्ट आने चाहिए वो जो एक्सपेक्टेशन है उससे भी ज़्यादा अच्छे आने चाहिए, तब जाके ये वैल्यूएशन सस्टेन होगा। और क्योंकि देखो, आप देखो ट्रम्प साहब जब आए पीछे 2 दिन से, तो यूएस मार्केट ऊपर ही जा रहा है। करेक्ट, हाँ, हम भी थोड़ा उसके साथ ऊपर जा रहे हैं, लेकिन हमारे में तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, नर्वसनेस के साथ ऊपर जा रहे हैं। लेकिन यूएस इकोनॉमी कहते हैं ना बहुत स्ट्रॉन्ग आगे जाए, लेकिन वही है कि अगर बेसिकली ये इन्फ्लेशन नीचे नहीं आया, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम है, और यूएस फेड रेट कट नहीं होगा। ओके, तो देखना पड़ेगा किस तरह से। लेकिन जिस तरह से ट्रम्प के बयान है कि भई मैं यहाँ टैरिफ लगा दूँगा, मेक्सिको उन पे 25%, चाइना पे 10%, और काफ़ी और पनामा जो वाटरवे उनको हम लोग कंट्रोल कर लेंगे। तो ये सब जो बयान होते हैं ना, वो इतने अच्छे नहीं होते, उससे थोड़ा अनसर्टेनिटी बढ़ती है, ठीक है? और इसके वजह से मार्केट थोड़ा जिटरी रहता है। तो ओवरऑल ट्रम्प देखो, ट्रम्प चाहेगा कि उसके टेन्योर पे मार्केट अच्छा रहे, क्योंकि अगर टेन्योर में मार्केट अच्छा रहेगा तभी उसका बोलबाला होगा ना, अदरवाइज वो तो बाय हार्ट तो कैपिटलिस्ट है। खुद सीईओ है, खुद अपनी कंपनी है, तो बट ऑब्वियस उसको तो मार्केट को ऊपर ही ले जाना है। लेकिन देखते हैं किस तरह से जाता है। लेकिन जब हम हमारी बात करें भाई, हमारी बात तो कल हमको बचा दिया एचडीएफसी बैंक ने। थोड़ा अच्छा रिजल्ट आ गया, उसके वजह से थोड़ा मार्केट पुल बैक आया। और आज हम लोग यही एचडीएफसी बैंक और एचयूएल के बारे में बात करेंगे। और ये फरमाइश की है राधिका और ज्योतिन ने एक फरमाइश की कि प्लीज़ ये दोनों स्टॉक को रिव्यू कीजिए। तो मैं अभी थोड़ा डिटेल में हम लोग रिव्यू करेंगे। बाय द वे, आपके कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। और दूसरा एक बड़ी अनाउंसमेंट गाइस, 26 जनवरी है, तो एक बड़ा ऑफर है। तो हमने लिंक है, उस सेशन को अटेंड करना, और हमारे आप जाके देख सकते हैं पैकेजेस, वहाँ भी हमारी काफ़ी सारे ऑफर है। चलिए बात करते हैं वापिस हम लोग स्टॉक रिकमेंडेशन के बारे में। ओके, चलिए बात करते हैं अभी हम लोग एचडीएफसी बैंक के बारे में कि एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट कैसा रहा। हाँ, थोड़ा यानी रिजल्ट आने के बाद 1% बढ़ा था, कुछ इतना खास चेंज नहीं आया था। लेकिन अगर एचडीएफसी बैंक देखें हम लोग, अगर उसके टॉप से अभी कितना गिरा हुआ है, वो कुछ 11% डाउन है। बीच में तो 20-25% डाउन था, लेकिन एक अच्छी खासी बाउंस बैक रैली आई, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पहुंचा और वापस गिरने लगा। तो अभी इतना नहीं, लेकिन 11%। लेकिन अगर हम लोग एचडीएफसी बैंक की बात करें, तो पिछले 3 साल में 4% का रिटर्न दिया है, कुछ नहीं दिया है, बिल्कुल फ्लैट रिटर्न है। इससे अच्छा तो एफडी रिटर्न दे देता है आपको। तो ये सबसे दो बैंक, एक तो एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक। कोटक बैंक ने भी पिछले 3 साल में 1.5% रिटर्न दिया है, ठीक है? तो ये कुछ एक साल में कह सकते हैं एचडीएफसी बैंक 14% बढ़ा है, कोटक बैंक अभी 10% बढ़ा है, इसलिए अभी 7% अब दिखा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप रिटर्न की बात में, तो बिल्कुल ठंडा, कुछ हिला नहीं है। कोटक बैंक तो पूरा ठंडा। 10 साल का रिटर्न पता है कोटक का, 5 साल का रिटर्न 3% है। तो आप देख सकते हो कि ये सब बैंक जब इतनी बड़ी हो जाती है ना, बड़े शेर यानी बड़े हाथी बन जाते हैं, इनको मूव करना बहुत डिफिकल्ट है। एंड दे आर क्वाइट कंजर्वेटिव बैंक। नो, वो देखो कंजर्वेटिव है तो एक तरह से अच्छा है कि भाई एनपीएस कम आते हैं, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक या हम लोग एचडीएफसी बैंक की बात है तो वर्ल्ड क्लास एनपीएस ना, 0.3, 0.4 नेट एनपी आता है। सो दैट शोज के सालों से जब
जब तब इंडियन ओवरसीज़ बैंक हो या इंडियन बैंक हो या बैंक ऑफ बड़ौदा उनके पीएनबी उनके सब एनपीए 7% से आई थिंक इंडियन बैंक के तो कुछ 15% था एनपीए कुछ सालों पहले। तब इन लोगों का 0.4 इतना एनपीए रहता है। दिस शोज़ द व्हाट टाइप ऑफ क्वालिटी दे आर मेंटेनिंग नो बहुत ही स्ट्रिंजेंट लोन बुक जब वो लोन देते हैं उस तरह से बहुत ही ध्यान से देते हैं और वो बहुत दिखता है द वे दे गिव द लोन्स और दैट इज़ व्हाई ये सब बैंक इतना अच्छा नो परफॉर्म कर पाई। लेकिन पिछले 5 साल नहीं पहले पहले की बात कर मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ। पहले 20 साल उन्होंने बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्म किया। अभी हम लोग अभी का रिज़ल्ट देखें ना, तो अभी के रिज़ल्ट में भी ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ आया नहीं है। अगर आप देखो तो प्रॉफ़िटेबिलिटी 2% से बढ़ी है, ओके। एनपीए भी बेसिकली 1.42 आया ग्रॉस एनपीए जो पहले 1.36 तो थोड़ा माइल्ड ऊपर आया है और नेट एनपीए 0.46 आया। अब इससे कुछ ज़्यादा आप तथ्य निकाल नहीं सकते, कुछ कंक्लूज़न नहीं ले सकते क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही लो एनपीएज़ है, ओके। हाँ, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि इनका जो ईयर ऑन ईयर लोन ग्रोथ है ना, वो काफ़ी कम है, वो 3% है। जबकि आप डिपॉज़िट ग्रोथ देखोगे तो ईयर ऑन ईयर 16% है। तो आप बोलोगे यार अगर 16% देखो बैंक कैसे कमाती है, बैंक बेसिकली डिपॉज़िट जो मिलता है और उसपे समझ लो 5% इंटरेस्ट रेट देती है और वो डिपॉज़िट लेके फिर वो एज़ अ ले लोन देती है और वहाँ समझ लो उनको 10% मिल रहा है। तो 10 माइनस 5, 5% जो है ना, वो उनका एनआईआई होता है, माइनस अदर एक्सपेंसेस एंड ऑल दैट मैंने बहुत लेमन लैंग्वेज में बताया है। एग्ज़ैक्टली ऐसा नहीं होता मैंने आपको जस्ट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, तो वो होता है एनआईआई। लेकिन तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर डिपॉज़िट बढ़ेगा ना, तो लोग लोन ज़्यादा देंगे, लेकिन ये कंपनी लोन ज़्यादा नहीं दे, तो क्या उन्होंने कुछ देख रहे हैं? दूसरा एक पॉइंट है कि उनका जो क्रेडिट टू डिपॉज़िट रेशियो पहले 115 था, अभी वो कुछ 84-85 में नीचे आ रहा है धीरे-धीरे। लेकिन 90 के आस-पास आ रहा है, लेकिन हाँ, उसके वजह से भी एक कारण हो सकता है, बट दे आर नॉट गिविंग लोन। अगर आप लोन नहीं दोगे, तो आप रिटर्न कैसे कमाओगे? कैसे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी? क्या एचडीएफसी बैंक रि कुछ देख रहे हैं इकोनॉमी जो हमें नहीं पता, वो तो भई टाइम ही बताएगा, लेकिन उनका लोन ग्रोथ बहुत ही स्लो है। अगर प्रॉफिटेबली बननी है तो इनको लोन ग्रोथ बढ़ाना पड़ेगा। वो कब बढ़ाएँगे वो ही जाने क्योंकि मैनेजमेंट ने खुद बोला है कि हम लोग ये 2-3 क्वार्टर स्लो जाएँगे लोन ग्रोथ में। तो ये एक उसके वजह से ना स्टॉक में हमेशा प्रेशर रहता है। अगेन जो लिक्विडिटी कंडीशन ओवरऑल जितनी टाइट है ना उसमें भी दे आर नॉट कंफर्टेबल और इसलिए उनका भी जो कहते हैं ना कि एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाता है। इनका जो बेसिकली ओवरऑल जो इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाता है। क्या होता है इसमें देखिए अगर आप ना कॉस्ट ऑफ बोरोइंग की मैं बात करूँ, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ने का कारण यही होता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जब थोड़ी टाइट होती है ना, तब इन सब बैंक्स में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ओवरऑल उसके वजह से भी अगर हम लोग मैं एचडीएफसी बैंक की बात करूँ तो 5% कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है और ये वो लोग कंट्रोल करना चाहते हैं कि जितना कंट्रोल हो, तो इसलिए थोड़ा दे फील दैट ओके मैक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा टफ है, दैट्स व्हाई दे वांट टू गो अगेन उनकी जो अदर इनकम है जैसे ट्रेज़री नॉन कोर इनकम थोड़ा मार्जिनल ग्रोथ उसमें कम हुआ है, ओके और मार्जिन भी थोड़े मॉडरेट हुए। एनआईएम नो डाउट 3.6 में ऑलमोस्ट स्टेबल है, लेकिन क्या है कि जिस तरह से स्प्रेड्स जो है ना वो बहुत टाइट है और ऑल्सो कॉर्पोरेट नॉन रिटेल सेक्टर में थोड़ा प्रेशर है, इसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉब्लम है। प्लस एज़ आई टोल्ड यू दे आर नॉट गिविंग मोर लोन्स, तो उससे भी एनआईएम में डायरेक्ट प्रेशर आता है। कुछ-कुछ पॉजिटिव पॉइंट बात करें तो ओवरऑल जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हम लोग अगर देखें तो इनका डिपॉजिट ग्रोथ 16.6% से बढ़ा व्हिच इज़ अ वेरी, वेरी गुड अमाउंट क्योंकि अभी जो कासा रेशियो है ना, कासा बहुत करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और ओवरऑल डिपॉजिट बहुत कम हो रहा है। वो एक डिक्लाइनिंग स्टेज में है। अगर हम लोग ओवरऑल अगर हम लोग कासा रेशियो की बात करें ना, एक समय पे ये सब के ना ये जैसे एचडीएफसी बैंक का ऑलमोस्ट 48% था, अभी वो 40 आई थिंक नाउ इट इज़ 35%। तो आप देखो किस तरह से कासा रेशियो अभी नीचे आ रहे हैं। सभी बैंक से, ये अकेले एचडीएफसी बैंक की बात नहीं है, मैं सभी बैंक्स की बात कर रहा हूँ। तो ये जो कासा रेशियो नीचे आते हैं ना, उससे भी डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इन सब बैंक्स में। लेकिन हाँ, चलो एक सिल्वर लाइनिंग है क्योंकि अच्छा अब ये कासा रेशियो क्यों नीचे आ रहे हैं? क्योंकि एक तरह से भई बातें ऐसी भी चल रही है कि भई क्योंकि मार्केट इतना अच्छा चल रहा था, लोग वहाँ जा रहे थे। अभी मार्केट थोड़ा नीचे है तो थोड़ा डिपॉज़िट ज़्यादा हो रहा है। बट यस मार्केट चलने के कारण भी काफ़ी
कासा रेशियो वहाँ जा रहा है। अगेन रिटेल बैंकिंग और वो सब धीरे-धीरे परफ़ॉर्म कर रहा है। ऑफ कोर्स इनका जो लीडरशिप है वो मेंटेन है, लेकिन क्या है कि अभी इतना ग्रोथ नहीं है जिस तरह से वो लोग कर रहे थे पहले, और ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि अनलेस ग्रोथ नहीं आएगा तब तक उनको प्रॉब्लम है। लेकिन इनका जो सबसे बड़ा जो इश्यू हुआ था वो था बेसिकली मर्जर का, और पोस्ट मर्जर दे आर वर्किंग ऑन लॉट मैनी थिंग्स। देखो, जब इतनी बड़ी कंपनीज के मर्जर होते हैं ना, जैसे एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक है, ये सब टाइम लेता है। और जिस दिन से मर्जर की बात आई तब से अभी तक ये स्टॉक ने इतना परफॉर्म नहीं किया है। ओके, तो बेसिकली वो मैनेजमेंट बोले कि दे आर वर्किंग ऑन देयर ऑपरेशन स्टेबिलिटी एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑन द फाइनेंशियल इशू, ये सब बातें तो कर रही है लेकिन वो रिजल्ट में दिख नहीं रहा है। ओके, तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो प्राइस टू बुक वैल्यू अभी इसका ऑलमोस्ट हाउ मच इट इज, 1 मिनट जस्ट टू शो, या इट इज ऑलमोस्ट 2.8 कंपेयर टू आईसीआईसीआई बैंक 3.29। ओके, और कोटक महिंद्रा बैंक कम है आईसीआईसीआई बैंक से तो मैं, लेकिन तो भी अच्छा खासा है। ठीक है, अब आप बोलोगे तो अपन क्या करना चाहिए, क्या एचडीएफसी बैंक लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? सी ओवरऑल अगर मैं देखूं तो रिजल्ट तो ठीक ठाक है, क्योंकि ये स्टॉक इतना भागा ही नहीं है, इसलिए कह सकते हैं कि उस लेवल पे तो रिजल्ट ठीक-ठाक है, वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है। लेकिन धीरे-धीरे अगर आप कहते हैं ना कि धीमी गति के समाचार हो गए, वो कहते हैं ना धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, डिसेंट रिटर्न, यानी हाँ, थोड़ा मुझे लगता है काफ़ी और बैंक्स आपको ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं कंपेयर टू दिस बैंक। अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन गाइस, just for your information, just for your knowledge, I am sharing it to you. Okay, we are research analysts. I am a SEBI registered research analyst, but हमें disclaimer देने पड़ते हैं, and that is why. Okay, और मैंने ये शेयर होल्ड नहीं किया, मेरे क्लाइंट्स ने अगर होल्ड किया हो तो मुझे पता नहीं है। सो अगेन आफ्टर दिस रिसर्च जस्ट टू टेल यू कि ये बैंक, अगर आप किसी भी एनालिस्ट को बोलोगे वो बोलेंगे ये तो बैंक अच्छा है यार, बहुत सस्ते में मिल रहा है। सस्ते में तो नहीं मिल रहा है लेकिन रीजनेबल वैल्यूएशन में मिल रहा है। एचडीएफसी बैंक कभी सस्ता नहीं होता है। 2.8 प्राइस टू बुक वैल्यू काफी हाई होता है, काफी हाई होता है इनका। अगर हम लोग आरओए आरओई भी अगर मैं बात करूँ तो आरओए कितना है, 1.99, अराउंड 2%, विच इज वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। यानी 1.8 के अबव आरओए होता है ना, दैट शोज ना दैट कंपनी इज रियली रियली डूइंग वेल। ओके, इवन आरओई 17 है, तो इनके रेशियोज इतने अच्छे, द वे द कंपनी इज मैनेजिंग एवरीथिंग। लेकिन यार एज ए इन्वेस्टर आप देखा तो मैं कमाया कितना, क्या है कि आप जब भी कोई स्टॉक में लगा आप बोलते हैं कि भाई पैसा कितना घड़े, पैसा कितना आया छे। ओके, एम गुजराती, सो पैसे कितने आए वो पहले देखते हैं। तो भाई पैसे क्या है, कुछ नहीं है। 5 साल में 6% का रिटर्न है, इस साल में 14% भागा है, लेकिन क्या यहाँ से रैली रहेगी वो एक क्वेश्चनेबल है। तो अगर आपको कहते हैं कि हाँ भाई स्टेडी आपको 12% के आसपास कुछ चाहिए तो भाई आप डाल सकते हो, ठीक है, 10-12। लेकिन अदर देन आपको थोड़ा देख लेना चाहिए, काफी सारे अदर्स बैंक्स भी अवेलेबल है जिसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है। जैसे मैंने बोला, मैनेजमेंट यहाँ सामने से बोल रही है कि हम लोग स्लो डाउन कर रहे हैं, तो उसके बेस पे आपको थोड़ा अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, तो ये था एचडीएफसी बैंक। गाइस होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर इट टू एवरीवन, and do subscribe to our channel, and you can check our basically products also। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं एचयूएल के बारे में। एचयूएल, अभी देखो एचयूएल और एक बड़ा हाथी जो बिल्कुल ही चला नहीं है काफी सालों से। अगर मैं एचयूएल की हम लोग बात करूं मैं, तो ओवरऑल क्या रिटर्न है एचयूएल का? एचयूएल का रिटर्न 5 साल में 2% है, 3 साल में 1% है, और इस साल में -4 है। 3 साल से कोई रिटर्न नहीं दिया है। अब ये देखो, ये मैं अपफ्रंट आपको रिटर्न क्यों देता हूँ, क्योंकि यार देखो मैं कितना भी बोल लूँ कंपनी अच्छी है बुरी है ये है वो है, हम क्यों पैसा डालते हैं मार्केट में? हम पैसा डालते हैं कमाने के लिए, कि भाई मैं कमा रहा हूँ कि नहीं कमा रहा हूँ। अब कमाई नहीं होगी तो फिर फायदा क्या है? कितनी भी अच्छी सॉलिड कंपनी ले लो, एट द एंड ऑफ द डे आप मार्केट में आए तो इससे अच्छा तो एफडी में डाल दो। चलो, तो थोड़ा एचयूएल के बारे में बात करें तो एचयूएल ने ग्रोथ ही नहीं दिया है काफी सालों से। स्टॉक प्राइस की बात कर रहा हूँ, इसका पी देखोगे तो अभी 51 का आसपास से थोड़ा नीचे आ गया है, पहले काफी हाई था। अगर रिजल्ट की हम लोग बात करें तो रिजल्ट 3,000 करोड़ का प्रॉफिट है, उसमें से 500 करोड़ तो उनका है ना बेसिकली
उनकी जो एक दूसरी एक कौन सी थी पूरेट बिज़नेस, हाँ, डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, तो उसका जो वन टाइम गेन हुआ वो 500 करोड़ का। तो अगर वो मैं निकाल दूँ, तो ओवरऑल जो एस्टिमेट था उसके आस-पास ही है। लेकिन इनका प्रॉब्लम क्या है? इनका आप बोलोगे कि रेवेन्यू सिर्फ़ 1.6%, अब वो ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यार 1.6% से बढ़ना आपकी सेल्स बढ़ रही है, तो क्या है ये? क्या है? अब बोलोगे नहीं-नहीं ये तो रूरल डिमांड ही ऐसी है, इतनी कम है डिमांड और उसके वजह से प्रॉब्लम, तो मानता हूँ ये प्रॉब्लम है। लेकिन एफएमसीजी में एक्रोस यही प्रॉब्लम चल रहा है। रियली में देयर इज़ अ रियल प्रॉब्लम इन रूरल इंडस्ट्री और इसलिए एचयूएल का नंबर ऐसा है और कमेंट्री में भी है कि सबड्यूड रूरल डिमांड। ठीक है, तो रूरल डिमांड कभी ना कभी वापस आएगी, लेकिन यार प्रॉब्लम वही होता है कि इनका जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो फ्लैट है। तो इवन दो तो थोड़ी-थोड़ी जो प्राइस हाइक करते हैं ना सोप और टी और उन सब में, उसके वजह से उनको थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। ओवरऑल होल EBITDA मार्जिन भी फ्लैट है 23.5%। ईयर ऑन ईयर तो 0.20 पे परसेंट से नीचे गया है, तो वो बेसिकली नेगेटिव प्रोडक्ट मिक्स की वजह से हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं है, जैसे आप बोल सको कि शानदार है। इवन आज अगर हम लोग देखो तो हिंदुस्तान लीवर नीचे ही था ओवरऑल। तो काफ़ी सारे अगर हमने एनालिस्ट की बात करो, सब लोग की बात, तो सब लोग दे आर नॉट पॉजिटिव एज़ सच। और यहाँ आपको बहुत ध्यान मैंने मैंने देखा है, मैंने काफ़ी पोर्टफ़ोलियो रिव्यू करे हैं, तो काफ़ी लोगों के पास एचयूएल सालों-साल तक है। अब हाँ, मैं मानता हूँ कि भई इनिशियल आप अगर ये 3, 4, 5 साल निकाल दो, तो उससे पहले एचयूएल ने तो ताबड़तोड़ रिज़ल्ट दिया है, ताबड़तोड़ रिटर्न दिया है सबको। लेकिन सिचुएशन अभी कम पूरी चेंज है और आपको सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए कि रहना है कि नहीं रहना है गाइस, क्योंकि ये सब कंपनी में क्या होता है कि इतनी बड़ी हो गई और इनका एक सैचुरेशन लेवल आ गया और ये उस तरह की ग्रोथ नहीं दे सकते जिस तरह से पहले। और ये आप बोलोगे लेकिन एवरग्रीन कंपनी, मानता हूँ तो एवरग्रीन कंपनी है, सब लोग हम लोग बोलते हैं कि भाई एफएमसीजी एवरग्रीन सेक्टर है। अरे लेकिन रिटर्न क्या देते हैं? अगर आप एफएमसीजी सेक्टर के सभी लोग क्या इस तरह से नहीं देते। एक आध स्टॉक निकाल लो, जैसे वरुण बेवरेजेस की बात करें तो हाँ भाई, वहाँ एक अच्छा खासा रिटर्न आपको दिख जाता है पिछले कुछ सालों में। अदर देन क्या है? नहीं दिया है। तो एवरग्रीन सेक्टर है, लेकिन एवरग्रीन में कोई रिटर्न नहीं है, तो मैं तो एवरग्रीन नहीं बोलूँगा भाई, थोड़ा डार्क हो गया है वो। बेसिकली और काफ़ी तो चीज़ें इन्फ्लेशन पे डिपेंडेंट है। अभी इन्फ्लेशन हाई है इसलिए सबड्यूड डिमांड है। इन्फ्लेशन थोड़ा नीचे जाएगा तो डिमांड पिकअप होगी, तो भई एक्चुअल भी साहब पिकअप होंगे। लेकिन यही होता है, ये सब स्टॉक ऊपर जाते हैं, वापस नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं, वापस नीचे जाता है। और ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इसलिए यू हैव टू बी रियली अंडरस्टैंड कि कौन-सी कंपनी में डाल रहे हो और थोड़ा समझो कंपनी को, क्या सेक्टर कर रहा है, क्या लग रहा है कि यहाँ से सही में ग्रोथ आएगा कि नहीं होगा। ऑनेस्टली हम भी जब एज़ ए वी रिसर्च साइंस हम जब रिव्यू करते हैं, तो ये पहले ही देखते हैं कि भई क्या, क्योंकि रातों-रात कुछ चेंज नहीं होने वाला है। रातों-रात आपके कोई प्रोडक्ट नहीं बदलने वाले कि जिससे सडनली स्टॉक क्या सेल्स आपका रन करे। 2-2% 3-3 ये नेस्ले का क्या था? नेस्ले का भी वैसे ही होना, इस बार तो रिज़ल्ट नहीं आया। पिछले साल पिछले क्वार्टर में आया था ना 2 या 3% का रेवेन्यू ग्रोथ। अब उससे क्या होता है? उससे कुछ नहीं होता है। ओके, अगेन जो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें कि हाँ, कुछ सेगमेंट जैसे होम होम केयर सेगमेंट कुछ 4.6 से बढ़ा है। उन्होंने मिनिमलिस्ट 90.5% स्टेक खरीदा है उसका। कुछ-कुछ एक्विजिशन किया है। अब रूरल एक रिकवरी में थोड़े-थोड़े साइन दिख रहे हैं। जैसे-जैसे इन्फ्लेशन डाउन होगा तब जाके आगे जाके कोई बात बढ़ेगा। एक बड़ा डिसीज़न इन लोगों ने लिया है कि इनका वो जो क्वालिटी आइसक्रीम था उसको वो डीमर्जर की बात कर रहे हैं। सो क्वालिटी वॉल्स अगर डीमर्जर होता है तो वहाँ वैल्यू अनलॉकिंग होगा और जितना मैंने सुना है तो 1:1 रेशियो में वो बेसिकली शेयर्स देने वाले हैं। सो अगर मैं हम लोग ये बात करें कि भई ये बाकी सब कंपनी के डिपेंड में कैसी है रेशियो पॉइंट ऑफ व्यू, तो ओवरऑल ठीक-ठाक है, यानी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इनका प्रॉब्लम वही है, सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी भी इतना नहीं है। और मैं तो बोलूँगा भई आप नेस्ले ले लो या आईटीसी, आईटीसी तो भी अभी रिसेंटली काफ़ी अच्छा चला है और ये जो आईटीसी होटल का डीमर्जर उससे एक थोड़ा बेनिफिट मिलेगा।
लेकिन अदरवाइज़ ना अगर आप सब एफएमसीजी से कंपनी कंपेयर करो ना, देन आल्सो आई फील दिस इज़ ऑन अ वीकर साइड। ठीक है? तो अनलेस एंड मुझे तो यहाँ थोड़ा डाउट ही लग रहा है, अगर इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली। अगेन टेक योर ओन डिसीजन गाइस, मैं जो भी बोलूँगा आपको बिल्कुल भी उस पे विश्वास नहीं करना है, आप खुद के डिसीजन ले लेना। सामने से बोल रहा हूँ यार, क्योंकि सेबी है, सेबी पीछे पड़ती है तो हमारी हालत खराब हो जाती है। तो कभी-कभी मुँह से निकल जाता है, लेकिन आप सोच लो, समझ लो ज़रा, एंड ओवरऑल नो, बी केयरफुल। केयरफुल तो नहीं बोल सकते, लेकिन यार आपको अपने नो रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू आपको हमेशा देखना चाहिए कि किस तरह से कंपनी का ग्रोथ होगा, क्या वॉल्यूम पिकअप होगा या सेल्स ग्रोथ होगा कि नहीं होगा। क्योंकि सालों से ये सब कंपनीज़ में थोड़ा प्रॉब्लम आ चुका है, यहाँ से भी मुझे कुछ ऐसे आसार नहीं दिख रहे। हाँ, अगर हम लोग फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल 25 यानी जनवरी से मार्च छोड़ दो, अप्रैल से जून में अगर कुछ रिकवरी देखें तो बात अलग है, नहीं तो नो, यू कैन थिंक अबाउट इट नो व्हाट टू डू विद दिस स्टॉक। तो ये था एक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू कि भई क्या लग रहा है मुझे। और ओवरऑल भी मैं अगर एफएमसीजी सेक्टर की अगर मैं बात करूँ ना, तो उनका प्रॉब्लम यही होता है कि काफ़ी हद तक डिपेंडेंट होते हैं ये रेन पे। इवन हम लोग बात करें तो इन्फ्लेशन पे, क्योंकि इन्फ्लेशन की मार पड़ती है तो इनके जो रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ते हैं, और अगर रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ते हैं तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। So keep this in mind now whenever you are reviewing FMCG companies, and when we are reviewing banking sector, banking sector में भी guys ओवरऑल अगर आप देखो तो क्रेडिट ग्रोथ किस तरह से जा रहा है, डिपॉजिट ग्रोथ कैसे जा रहा है, वो सब आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये बेसिकली यहाँ से ही आपको पता चलेगा कि बैंक की ग्रोथ कैसे होगी। इस बार बैंक के जितने भी रिजल्ट आए, एक्सिस बैंक का इतना कुछ खास रिजल्ट अच्छा नहीं था। एचडीएफसी बैंक का ठीक है, पर मेन है आईसीआईसीआई बैंक का कैसे आता है, एसबीआई का कैसा है। एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक से काफ़ी हद तक पता चलेगा क्या। ऑफ कोर्स बेसिकली आईसीआईसीआई बैंक सभी बैंक में से सबसे एक्सपेंसिव है, लेकिन उसने उस तरह का रिटर्न भी दिया है ओवर द टाइम। तो चलिए अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं जो आपने पूछे। एंड गाइस प्लीज राइट योर क्वेश्चंस, आई विल डू आंसर दैट। चलिए टेकिंग योर क्वेश्चंस। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन है ओके, व्हेन एफआई बिग सेलिंग इन अतुल सक्सेना बोल रहे हैं कि सर रिटेल अभी पैनिक में सेल कर रहे हैं। यस आई डू एग्री, काफी रिटेल इन्वेस्टर सेल कर रहे हैं, और पैनिक है, पैनिक सेलिंग ही है कि कोई मार्केट जब गिरता है ना तो ऐसे ही गिरता है। लेकिन आपको पैनिक सेलिंग नहीं करनी है। देखो ये सब फेज होते हैं, ये फेज चले जाएंगे। अगर आप 1 साल 2 साल के बाद देखो आप सोचोगे यार दिस वाज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, जो हमने किया नहीं। सो कम आउट फ्रॉम ऑल दैट, देखो ये सब रहेगा, मार्केट तो वॉलेटाइल रहेगा और कुछ ना कुछ फैक्टर्स आएंगे ही जाएंगे। लॉन्ग टर्म अगर इंडियन स्टोरी इंटैक्ट है, आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यस, बी केयरफुल बट टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली। फिर विकास तनेजा बोले कि सर आई वांट टू इन्वेस्ट इन स्पेशल सिचुएशन स्टॉक्स लाइक स्पिन ऑफ, प्लीज टेल वेरियस सोर्सेज टू ट्रैक दिस स्पिन ऑफ और आर्बिट्रेज। देखो स्पिन ऑफ और वो सब तो क्या होगा कि वो तो कंपनी स्पेसिफिक है। ऐसा कोई ट्रैकर अवेलेबल नहीं है विकास जी के, जहाँ से आपको पता चल जाए कि भाई यहाँ से यानी ये कंपनी में स्पिन ऑफ है। आपको बीएसई के नोटिफिकेशन से ही पता चलेगा, कंपनी जब नोटिफिकेशन देती है कि भाई स्पिन ऑफ होने वाला है। हाँ, कुछ-कुछ चीज़ें हमें पता होता है कि भाई आईटीसी का पता था कि ये आईटीसी और होटल का, और दूसरा आईटीसी, एफएमसीजी, इन सब का डीमर्जर होने वाला है। और कुछ-कुछ और भी, लेकिन ये जैसे रिलायंस का पता है कि रिलायंस जियो, फिर अपना रिलायंस रिटेल, रिलायंस पेट्रोलियम, ये सब अलग होने वाले हैं। तो वो कुछ पहले से पता है, लेकिन हाँ, आप बोलोगे कि स्पेसिफिक टाइमिंग, तो स्पेसिफिक टाइमिंग किसी को भी पता नहीं होता है। ओके। Anil Pudda, solar power stocks corrected massively today like Wari, Premier Energy, etc. apart from the result reaction. Yes, yes, 100%। और वो बेसिकली ये इसलिए हो रहा है क्योंकि क्या होता है कि जिस तरह से माहौल है अभी, जिस तरह से यूएस ने बोला है, ट्रम्प ने भी बोला है कि दैट आई एम नॉट सपोर्टिंग ग्रीन एनर्जी।
अब जब ग्रीन एनर्जी सपोर्ट नहीं, क्योंकि यूएस एक बड़ा कंज्यूमर है, तो आपके ये जो प्रीमियम एनर्जीज है, वारी एनर्जीज है, इन सब का क्या होगा? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यही सोलर रूफटॉप और वो सब बनाते हैं। सो ये आपको थोड़ा केयरफुली इसलिए भी देखना है कि एक्सपोर्ट इम्पैक्ट होता है ना, जैसे वारी एनर्जीज का तो पूरा एक्सपोर्ट ही इम्पैक्ट हो जाता है इसके वजह से, क्योंकि वो काफी बड़ा एक्सपोर्ट वहां करते हैं। तो नो, इन वन, सो कीप दिस इन माइंड गाइस, ये 100% फॉर रिन्यूएबल सेक्टर इज नॉट अ गुड साइन, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेशन ही अगर रिन्यूएबल सेक्टर को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है। ओके, ऑल्सो वैल्यूएशन भी इतना हाई है, वो भी इसके वजह से भी एक रीजन था गिर रहे थे। देन नीरूस अग्रवाल 23267, मार्क्स एंड फार्मा में अपसाइड है क्या? मार्क्स एंड फार्मा, एक मिनट मैं ओपन कर लेता हूँ, 2-3 मिनट का एनालिसिस कर देखते हैं। मार्क्स एंड फार्मा अगर हम लोग बात करें तो ठीक है, अपने अपने टॉप से ऑलमोस्ट अच्छा खासा 27% गिर चुका है वो। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ओके है, कुछ अफलातुन नहीं है, ठीक है, एवरेज है। रिटर्न अच्छा खासा दिया है, रिटर्न बहुत ही अच्छा खासा दिया है। ये कंपनी सस्ती है, कंपनी सस्ती है कंपेयर टू अदर कंपनीज, और रिजल्ट भी मेरे हिसाब से इस बार का तो बहुत अच्छा आया है, इस बार यानी लास्ट क्वार्टर का। मुझे तो ये ठीक लग रहा है, और ओवरऑल जितना मुझे भी पता है कि इट्स अ गुड क्वालिटी स्टॉक। मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जा पाऊंगा। एंड आरओई, आरओसी एंड सेल्स ग्रोथ ठीक है, ठीक है, यानी सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ इतना नहीं है, लेकिन स्टॉक उसके सामने भागा बहुत है, बहुत है। सो बट देन ऑल्सो आई सजेस्ट नो, आप इसको होल्ड कीजिए, ठीक है। कि किसका क्वेश्चन था? नीरज जी। एंड आई थिंक यहाँ से ठीक ठाक आपको पैसे कमा के दे सकते हैं। देवाबकंतुनी सुंधार सुधाकर 187 बोले कि डिक्सन प्राइस इज स्टिल 10 times हायर देन इट्स एक्चुअल। यस, डिक्सन तो ऑफ कोर्स यार नो, वो तो लीडर ऑफ द पैक है ओवर द टाइम। और और ऐसे रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं था, आज भी, आज वो वापस ऊपर गया है। लेकिन वो ये कि ना, जब आपका वैल्यूएशन इतना हाई होता है और जब आप ऐसे लार्ज कैप स्टॉक होते हो, आपके सब नज़र में आ जाते हो। जोमेटो ले लो या ये ले लो, ओके, डिक्सन टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट, ऑलरेडी 90,000 का मार्केट कैप है। तो इसलिए ना, क्या इसमें वॉलेटिलिटी बहुत रहती है, बट मेरे हिसाब से पिक्चर परफेक्ट है, सब कुछ सही है, लेकिन वैल्यूएशन हाई है। वैल्यूएशन अभी भी 140 का 2 का पी है। अगर मैं देखूँ तो ओवरऑल इसका पी है ना, ऑलमोस्ट 210 तक चला गया, तो 212 तक चला गया, तो वो अभी 184 आया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पी रेशियो इतने में सस्टेन करना डिफिकल्ट है, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट क्या, सॉरी, स्टॉक इतना महंगा खरीद लेते हो और उसमें फिर उस तरह का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आता है, तो ये स्टॉक परफॉर्म सालों तक नहीं करता है। यू नीड अ वेरी वेरी गुड प्रॉफिटेबिलिटी एंड सेल्स इफ यू रियली वांट टू सस्टेन ऑन इन दिस टाइप ऑफ स्टॉक्स। ओके, तो हमेशा ध्यान रखो, कभी भी आप महंगे स्टॉक ले रहे हो, एक केयरफुल चीज यही याद रखनी है कि आप किस लेवल पे ले रहे हो। अगर महंगी है तो इतना ध्यान रखना कि उनका प्रॉफिटेबिलिटी में, सेल्स तो ठीक है, सेल्स बढ़ता है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो आता है तो ही आपको इन्वेस्ट करना है, अदरवाइज ठीक है यार, 7,000 कंपनी है और बहुत सारी कंपनी अवेलेबल है। अभी तो मार्केट भी नीचे है, आपको एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलती है इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस मेन थिंग, आपको सही स्टॉक में इन्वेस्ट करना है फॉर द लॉन्ग टर्म, आपको मिलेगा रिवॉर्ड, जस्ट पेशेंसली वेट करना है। एंड ओवरऑल अभी अभी भी मार्केट गाइस और काफी रिजल्ट्स बाकी है, देखते हैं क्या क्या रिजल्ट आते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के। ट्रम्प साहब के क्या क्या बयान आते हैं, ये 100 दिन में, पहले 100 दिन में कुछ हिला के रख देगा वो, ऐसा लग रहा है। 1 फरवरी में क्या ये सही में टैरिफ लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि अगर इतने टैरिफ लगाओगे तो भाई इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, कम तो नहीं होगा ना। एनीवेज, ये उनका लॉजिक है, हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं।
लेकिन हाँ, बहुत सारे फैक्टर्स है इसमें, ये जैसे मैंने बोला ना, रिन्यूएबल सेक्टर में ट्रम्प इज़ नॉट फॉर रिन्यूएबल सेक्टर, तो वही है कि उसमें भी उन्होंने ही बोल दिया ना कि हम लोग ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेंगे इन ऑर्डर टू कॉम्पीट एंड ब्रिंग अवर इन्फ्लेशन डाउन। तो इन सब चीज़ों की वजह से ना यू हैव टू बी लिटिल बिट कॉग्निजेंट अबाउट नो व्हिच टाइप ऑफ स्टॉक यू आर इन्वेस्टिंग। चलिए यहाँ तक रखते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आपके क्वेश्चन पूरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लूँगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। आई सी यू सून नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।